आपको हर खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा दें तो शहर शहर खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर रामनगर से बड़ी खबर है। पर्यटकों से भरी एक कार नदी में गिर गई है। हादसे की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कार में सवार 9 लोगों के मारे जाने की सूचना। पर्यटकों की कार ढेला नदी में गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कार के अंदर फंसे शवों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे का शिकार सभी पर्यटक पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए थे सभी पर्यटक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ढेला के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे सभी पर्यटक। ये बड़ी खबर, हादसा हो गया। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए हादसे की तस्वीरें देखिए और आप हैरान हो जाएंगे तस्वीरों को देखकर। और तस्वीरें देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा होगा। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और ये खबर आपको भी सचेत करती है कि मौसम बहुत खराब है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात है, कई जगह जलजमाव है, कई जगह बारिश हो रही है, तो इसलिए आप बचकर ही आप जाएं। कुशाल रावत जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। कुशाल, फिलहाल क्या अपडेट है और साथ ही प्रशासन की तरफ से कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए नलिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टूरिस्ट थे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए थे और आज सुबह तड़के ये सभी लोग रिजॉर्ट से रामनगर की ओर आ रहे थे। तो ढेला नदी का जो काजवे है वहां पे इनकी गाड़ी रपटते हुए नदी में गिर गई, क्योंकि सुबह बारिश काफी ज्यादा हुई थी यहाँ पे और उसकी वजह से थोड़ा नदी में पानी भी आया हुआ था। तो ड्राइवर जो है गाड़ी से संतुलन खो बैठा और नदी में जो है उनकी आर्टिगा कार नीचे गिर गई। और इस हादसे में करीब 9 लोगों की मारे जाने की खबर है, जिनमें से कुछ शव निकाले गए हैं और कुछ के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस हादसे में एक बच्ची जो है वो सुरक्षित बचा दी गई है। सिर्फ एक बच्ची इस हादसे में बच पाई है, बाकी 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये मृतक जो है पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुशल, ये बहुत बड़ा हादसा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। और साथ ही हम चाहेंगे कि चेतावनी भी यहाँ पर लोगों को बरती जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम खराब है, बाढ़ जैसे हालात है और लोग अगर ये सोच के बाहर निकल रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना है और वो घूम सकते हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुशाल, हम आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन ऐसे लोगों को लिए क्या व्यवस्था, क्या चेतावनी जारी कर रहा है? देखिए लेनी, यहाँ पे मानसून सत्र शुरू होते ही यहाँ पे चेतावनी प्रशासन की तरफ दी जाती है कि जो नदी नाले की तरफ जो है पर्यटक घूमने ना जाएं। और दूसरा जो है ज्यादातर हादसे उसी वक्त होते हैं जब सड़क पे बने हुए जो काजवे हैं जहाँ पे नालों में पानी आ जाता है बरसात के टाइम पे, वहाँ पे जो इस तरह के काफी हादसे हो जाते हैं। ढेला नदी, दंगड़ी नदी, ये ऐसे रपटे हैं यहाँ पे जहाँ पे हर साल कोई ना कोई हादसा होता है। तो इस बार बारिश में ये पहला बड़ा हादसा रामनगर में हो चुका है, जिसमें 9 लोगों की जान गई है। लेकिन हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग भी काफी ज्यादा भीड़ में इकट्ठा हो चुके हैं और कभी भी और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे में पूरे एरिया को कैसे बैरिकेडिंग को लेकर प्रशासन ने सजग कर दिया लोगों को, ये भी बताइए। देखिए यहाँ पे एक आपदा के मद्देनजर यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि हर बार लापरवाही रहती है प्रशासन की तरफ से। जब भी नदी नाले आते हैं प्रशासन की तरफ से इन जो जगह चिन्हित की गई जगह है जहाँ पे ये हादसे होते हैं वहां पे पहले से कोई बैरिकेडिंग नहीं की जाती है। नतीजन ये होता है लोग जो है पानी के बहाव में गाड़ी डालने का रिस्क लेते हैं और इस तरह के कुशाल, यानी कि प्रशासन को भी चाहिए कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाई जा सके, बैरिकेडिंग लगाई जा सके, लोगों को भी और ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में रोहिंग्याओं के पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस भी कार्रवाई के शिकंजे में फंस गई है। एसपी सिटी की जांच में पासपोर्ट मामले में 4 दरोगा दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ अब मेरठ पुलिस ने कार्रवाई की संस्तुति दे दी है। और ये पासपोर्ट 2013 से लेकर 2016 तक बनाए गए हैं, जिसमें फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर पुलिस ने पासपोर्ट बनाने की संस्तुति की और उनके पासपोर्ट बन भी गए। लेकिन इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब 2021 में एटीएस ने मानव तस्करी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इनका कनेक्शन मेरठ से निकला। रोहिंग्याओं के पासपोर्ट मामले में 4 दरोगा गिरफ्तार। 4 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए गए जिसके बारे में उच्च स्तर से जांच आई और ये बताया गया कि इन लोगों ने अपनी नागरिकता के अवैध प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह प्रस्तुत करते हुए अपने पासपोर्ट बनवा लिए गए। इनके बारे में जानकारी करी गई तो पता लगा कि ये इनके द्वारा अपने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, पैन कार्ड और स्थानीय सभासद वगैरह से प्रमाणित करा करके जो इन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया था, उसके आधार पे इनको यहाँ के नागरिक मानते हुए
इनकी पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई किया गया था, जिस पर इनके पासपोर्ट बन गए। लेकिन जब ये जानकारी हुई तो इसके संबंध में जांच करी गई है और ये जांच करने के जो दोषी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पासपोर्ट की जांच करी गई थी एप्लीकेशंस की, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए होने का रुख कर लेते हैं। पारस, रोहिंग्याओं के पासपोर्ट का पूरा मामला है, फर्जी तरीके से इनके पासपोर्ट बन जाते हैं और इसमें पुलिस की संलिप्तता भी सामने आ रही है। 4 दारोगा दोषी पाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल मेरठ में रोहिंग्याओं के पासपोर्ट बनवाने में अब पुलिस भी कार्रवाई के शिकंजे फंस गई है। एसपी सिटी विनीत भटनागर की रिपोर्ट में यह साबित हो गया है कि रोहिंग्याओं के पासपोर्ट बनवाने में 4 दारोगा दोषी पाए गए हैं। मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा। कुछ समय पूर्व मेरठ के लिसाड़ी गेट में रोहिंग्या आकर बस गए। धीरे धीरे इन लोगों ने पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए और फिर एक सभासद के लेटरहेड के आधार पर अपने को भारतीय नागरिक बना डाला, जिसके बाद इन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और दरोगाओं को रिश्वत देकर अपने पासपोर्ट बनवाए, यानी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में फर्जी खेल किया। ऐसे में अब इस पूरे मामले में 4 दरोगा दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद अब एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट एसएसपी को पेश कर दी है। देखिए, पासपोर्ट बनाने में कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हिंदुस्तान में विरोध के बाद फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। कनाडा में बैठकर ट्विटर के जरिए लगातार करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली लीना ने बेलगाम होकर अब अपने मुल्क हिंदुस्तान का ही अपमान करना शुरू कर दिया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना ने सबसे पहले मां काली का अपमान किया, उन्हें सिगरेट पीते तक दिखा दिया। इस पोस्टर पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब लीना ने एक और विवादित ट्वीट कर डाला। इस ट्वीट में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल निभाने वाले कलाकारों की तस्वीर थी और इन्हें सिगरेट पीते दिखाया गया था। मां काली के बाद भी फिल्म मेकर लीना का दुस्साहस थमा नहीं और उन्होंने शिव पार्वती का अपमान करने की जुर्रत कर डाली। लीना की इस हरकत से पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है, साधु संत तक भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी लीना को निशाने पर लिया है। ये जानबूझ करके जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत कर रहे हैं, बार बार कर रही है, ये निश्चित रूप से ये पूतना और ताड़का के रूप में है, एक असुर के रूप में है, राक्षसी के रूप में है, जो विदेश में रह करके जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। बरेली में नुपुर शर्मा को गर्दन काटने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का धमकी भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा था। नुपुर शर्मा की हम गर्दन काटने तो हमारे सामने खड़ी कर दो, सामने खड़ी कर दो, उसकी गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले। नुपुर शर्मा की खड़ी करो, तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे बताओ, तुम कहते हो कि हम है नुपुर शर्मा, तुम हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, ईमान से बाग खुदा अभी काट लेंगे। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी युवक का नाम नासिर बताया जा रहा है, जो कि फरीदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नासिर टेलर की दुकान चलाता है, वहीं फरीदपुर थाना क्षेत्र के कसावन मोहल्ले में रहता है। हाल ही में उसका वीडियो वायरल हुआ। इसमें आरोपी नुपुर शर्मा को सामने खड़ा करने और गर्दन काटने की बात कह रहा था। इस दौरान उसने नुपुर शर्मा के परिवार को भद्दी गालियां भी दी। ये वायरल वीडियो में गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। कौन अभियुक्त है, कहाँ का रहने वाला, कुछ डिटेल? अभियुक्त फरीदपुर स्थानीय का रहने वाला है और नासिर नाम का अभियुक्त है, जिसने गर्दन काटने की धमकी दी थी। इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत कर और गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में दावते इस्लामी संगठन के नाम से चल रहे स्कूल को बंद कर दिया गया है। शहर में 250 से ज्यादा दुकानों पर संगठन के नाम से रखी गई गुल्लकों को भी हटा दिया गया है। बुधवार को पुलिस के छापे के बाद बीएसएफ ने स्कूल बंद करने की कार्रवाई की है। स्कूल बिना मान्यता के चल रहा था। आपको बता दें कि पीलीभीत के बैलो चौराहे, राम स्वरूप पार्क, बरेली दरवाजे, जहानाबाद, शेरपुर, न्यूरिया जैसे इलाके में लगभग हर दूसरी दुकान पर दावते इस्लामी की गुल्लक रखी हुई थी। ऐसी दुकानों की संख्या 250 के करीब थी। गुल्लक पर लिखा था, आप अपनी मर्जी से इसमें दान कर सकते हैं। गुल्लक में 10, 20 या 50 के नोट के साथ साथ फुटकर रुपए भी डाले जाते थे। हालांकि दुकानदारों को ये पता नहीं है कि इसका पैसा कौन लेता था। अक्सर विवादों में रहने वाले संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अब धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। इस बार सपा सांसद सीधे खून खराबे की धमकी दे रहे हैं। बर्क ने बिजली विभाग के अफसरों को धमकी दी है
कि अगर बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर बिजली चेकिंग के नाम पर मुसलमानों को परेशान कराए जाने का आरोप लगाया है। बर्क ने कहा कि बकरीद पर बिजली चेकिंग की तो अंजाम बुरा होगा। इनका चेकिंग करने का मकसद पैसा कमाना है, इनका मकसद कोई सुधार करना नहीं है। और 12 महीने थोड़ी चेकिंग होगा, 24 घंटे थोड़ी होगा। भाई आदमियों को फुर्सत लेने दो। और इस वक्त आ रही है बकरीद, इस वक्त ये छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, वरना कोई हालात बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसका बहरहाल अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम संभल को किसी भी कीमत पर मैं हालात बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़े। बर्क के ऐसे खतरनाक तेवर तब हैं जबकि सपा केंद्र और यूपी की सत्ता से पूरी तरह साफ हो चुकी है। नुपुर शर्मा के बयान से शुरू हुए विवाद और उसके बाद सर तन से जुदा मिशन में जुटे कुछ सिरफिरों से लोगों को बचाने के लिए वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद आगे आया है। प्रयागराज में वीएचपी ने बकायदा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। वीएचपी का दावा है कि धमकी या किसी तरह से डर से खौफ में जी रहे हिंदुओं की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 9198942004 को जारी करने के मतलब मुसीबत में फंसे हिंदुओं की मदद करना है। वीएचपी के मुताबिक हिंदू समाज पर हमला, शोभा यात्राओं पर हमला, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर भय का वातावरण बनाने की योजना इस्लामिक कट्टरता के कारण की जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट नापसंद आने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अगर किसी हिंदू को कोई धमकी मिलती है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर वीएचपी से सहायता मांग सकता है। उन्होंने कहा कि वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता न सिर्फ उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे बल्कि थाने और कचहरी तक उन्हें कानूनी और हर जरूरी मदद देंगे। हम हिंदू समाज के साथ में खड़े हैं और उसकी जो सहायता हो सकती है वो हम स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, जैसे वो समाज सेवा के काम करते रहते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, कहीं बाढ़ आती है वहाँ जाते हैं, कोरोना में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, ऐसे सेवा के वो काम करते रहते हैं। वैसे ही समाज के इस प्रकार का भी तो वो खड़ा है बजरंग दल। मेरठ में भूमाफिया यशपाल तोमर की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस का शिकंजा उस पर लगातार कसता जा रहा है। यशपाल तोमर पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। भूमाफिया यशपाल तोमर के वेदव्यासपुरी स्थित उसके मकान पर सील लगाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। दरअसल मेरठ के वेदव्यासपुरी में एक मकान यशपाल तोमर के नाम पर था। कार्रवाई से जुड़ी सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। गुरुवार को पुलिस घर को कुर्क करने पहुंची। आपको बता दें कि यशपाल तोमर यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर का भूमाफिया है। वो लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमों को लिखवाकर जेल भिजवाने का नेटवर्क चलाता था। इससे पहले पुलिस यशपाल तोमर की नोएडा और बागपत में अरबों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। यशपाल तोमर को एसटीएफ ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मामलों को जब खंगालना शुरू किया तो ये फहरिस्त बड़ी होती चली गई। कानपुर में एटा से पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। कानपुर के कटरी ख्योरा इलाके में रामेश्वर सिंह और उनके भाई के नाम से 3 बीघे में बने फार्म हाउस को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। कुर्की के बाद प्रशासन ने फार्म हाउस की चाबी नवाबगंज पुलिस को सौंप दी है। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जुगेंद्र सिंह के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। रामेश्वर, उनकी पत्नी राममूर्ति, भाई जुगेंद्र सिंह यादव और उनकी पत्नी रेखा यादव के नाम पर कई फार्म हाउस और 50 से ज्यादा संपत्तियां आगरा, एटा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और कानपुर में हैं। डीएम एटा के पत्र पर कानपुर तहसील की टीम ने कुर्की की ये कार्रवाई की है। यूपी के अलग अलग शहरों में बच्चों के मर्डर की दर्दनाक वारदातें सामने आई हैं। पहली घटना देवरिया की है, जहां किडनैप करने के बाद 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई।
दूसरी घटना झांसी की है, जहां 11 साल के बच्चे का शव लावारिस हालत में मिला। सबसे पहले बात देवरिया की, जहां के लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे की बीती शाम अपहरण करके हत्या कर दी गई। देर रात बालक का शव शिक्षक के शौचालय से बरामद हुआ। मृतक के पिता डॉक्टर गोरख यादव मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका बेटा संस्कार यादव 6 वर्ष का था। संस्कार बुधवार को गांव में ही एक शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। कुछ ही देर बाद जब संस्कार वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान होकर उसको ढूंढने लगे। इस बीच संस्कार की बहन भाई का पता लगाने के लिए शिक्षक के घर गई। पूछताछ में शिक्षक ने बताया कि संस्कार आज पढ़ने ही नहीं आया है। जिसके बाद जब पड़ताल की गई तो बच्चे का शव शिक्षक के ही बाथरूम से बरामद हुआ। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। विवेचना जारी है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उधर झांसी में 11 साल के लापता बच्चे का शव पड़ोस के मकान में मिला। ये मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के खदरका गांव का है, जहां का 11 साल का एक बच्चा खेलते खेलते अचानक लापता हो गया, जिसकी तलाश परिजनों ने की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग न मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। रात में पुलिस ने तलाश किया तो पड़ोस के एक मकान में मासूम बच्चे का शव पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही थाना पुलिस के अलावा फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसमें 5 युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। बाकी से विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर में मां बेटे के रिश्ते कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। हनुमंत विहार इलाके में 12 साल के बच्चे का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चों को उसकी सौतेली मां ने ही मारकर फंदे पर लटका दिया। आरोप है कि सौतेली मां देव को पसंद नहीं करती थी और आए दिन उससे मारपीट करती थी। 2 साल पहले पहली पत्नी के निधन के बाद धीरज नाम के शख्स ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद से ही बच्चे की सौतेली मां उस पर जुल्म करती रही। पति धीरज इस बात का कभी कभी विरोध भी करता था, लेकिन जब काम पर जाता था तब बच्चे की सौतेली मां उसे बेरहमी से पीटती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। अब अन्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर यह तय होगा कि क्या इसको मार के वहाँ फांसी लगाई गई थी या इसने स्वयं डिप्रेशन में की थी। किसी भी हाल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां इसकी दोषी है इस प्रकार। बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाशों ने जज के स्टेनो का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश काली स्विफ्ट गाड़ी में आए थे और स्टेनो की कनपटी पर तमंचा तानकर गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस की टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं। दरअसल अमरोहा के कड़ापुर गांव के रहने वाले अंकुर 2 साल से सिविल जज जूनियर डिवीजन में स्टेनो के पद पर तैनात हैं। वो रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह 9:30 बजे बाइक से कोर्ट के लिए निकले। जैसे ही वो कृष्णापुरम कॉलोनी के पास पहुंचे तो पीछे की तरफ से काले रंग की स्विफ्ट कार आई और उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझते, इसी बीच कार से 3-4 बदमाश उतरे और उनकी कनपटी पर तमंचा तान दिया। फिर अंकुर को जबरन कार में डाल लिया और फरार हो गए। हम जा रहे थे ऑफिस के लिए। अच्छा। और एक गाड़ी आई पीछे से। हाँ। तो गाड़ी के पीछे गुज्जर लिखा हुआ था। हाँ। वो कुछ आदमी थे निकले उसमें से और वो तमंचा दिखा कर उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए।